नमस्कार दोस्तों, एक बहुत अहम चर्चा है और वो चर्चा यूक्रेन को लेकर। एक यूक्रेन को जब हम बात शुरू करते हैं तो एक हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे, क्योंकि हम हिंदुस्तान में बात कर रहे हैं और जब हिंदुस्तान में बात कर रहे हैं तो हमें समझना होगा। दीवाना पूछता है ए लहरों से बार बार, कुछ बस्तियां यहां थी बताओ किधर गई। तो आप समझ लीजिए, मैं ढूंढता हूं जिसे वो जहां नहीं मिलता, नई जमीन नया आसमां नहीं मिलता। नई जमीन नया आसमां भी मिल जाए, नए बसर का कहीं कुछ निशा नहीं मिलता। पेड़ के काटने वालों को ये मालूम तो था जिस्म जल जाएंगे जब सर पे न साया हो। कमोबेश यही स्थिति यूक्रेन में हो रही है, लेकिन मैं यूक्रेन के लोगों को दाद देता हूं, यूक्रेन की सत्ता को दाद देता हूं कि वो अपने राष्ट्र की अस्मिता के लिए लड़ रहे हैं। वो लड़ रहे हैं उन चीजों के लिए जो उनकी होती थी और उन पर कोई काबिज होने की कोशिश करता था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से क्या किया गया है और जो ये खेल चल रहा है, इस खेल पर चर्चा बेहद जरूरी है। आज हम खुद को कहते हैं हम तटस्थ हैं, बिल्कुल रहना चाहिए। हम किसी दूसरे राष्ट्र की कहीं पर भी गुलामी तो नहीं करते हैं कि हम उसके साथ झुक जाएं, उसके साथ हो जाएं। हमारे लिए हमारा देश है, हमारा संप्रभु देश है और उस देश की संप्रभुता बरकरार रहनी चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज है, आपको समझनी पड़ेगी। इसी दौरान दो उदाहरण है, एक हरियाणा की बेटी ने कहा कि मैं यूक्रेन से वापस नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरा मकान मालिक जो है युद्ध पर गया हुआ है और उसके छोटे बच्चे यहां पर अकेले हैं, मैं अकेला नहीं छोड़ सकती हूं। वहीं कोलकाता में रहने वाले 37 साल के डॉक्टर पृथ्वीराज घोष ने कहा कि वह यूक्रेन नहीं छोड़ेंगे, वो यहां रहकर भारतीय छात्रों को मदद करेंगे और उनकी मदद करेंगे। जिस देश ने उनको यहां खड़े होने में मदद की, वो यूक्रेन के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के भारतीय छात्रों की मदद कर रहे हैं। लेकिन भारत जिसके पास एक संप्रभु देश है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने का हम दम भरते हैं, हम अपने आप को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़े करने का दम भरते हैं, हम अपने आप को एक बहुत साधन संपन्न राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, शक्तिशाली राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। हम 20 दिनों बाद भी अपने सारे बच्चों को, सारे नागरिकों को सुरक्षित भारत नहीं ला पाए। और वहीं 20 दिन से यूक्रेन उस रूस को टक्कर दे रहा है जो सोचता था कि 24 घंटे के अंदर यूक्रेन उसके आगे मत्था टेक देगा, शरणागत हो जाएगा। तो आप समझिए, और ये स्थितियां हैं। नेहा सागवान की जब हम बात करते हैं, 17 साल की लड़की है हरियाणा की, और उसने हरियाणा को दिखा दिया है कि हरियाणा और हरियाणा के जाट क्या होते हैं। और उसने बताया कि हम लड़ना जानते हैं, हम डर के भागना नहीं, कायरों की तरह नहीं करते। तो आप ये समझिए, निश्चित रूप से बच्चे वहां अपना कैरियर बनाने गए, निश्चित रूप से उन्हें उसके लिए सोचना चाहिए, अपने भविष्य के लिए सोचना चाहिए, लेकिन उसके साथ ही यह भी सोचना चाहिए कि वह वहां रह के मानवता की जो सेवा कर सकते हैं, जिस चीज की वो पढ़ाई पढ़ रहे हैं मेडिकल की, वो मानवता की सेवा के लिए। और इतनी सस्ती पढ़ाई वो देश करा रहा है जितनी उनका अपना देश नहीं कराता है, जो अपने आप को दम भरता है साधन संपन्न होने की। जो देश उन्हें पढ़ने के लिए पर्याप्त सीटें नहीं दे पाता है। तो आप समझ सकते हैं कि उस स्थिति में उस देश को छोड़ करके जिस तरीके से भागने की कोशिश होती है, वहां के भी नागरिक गए, बहुत से नागरिक गए, लेकिन बहुत से डटे हुए। वहां की महिलाओं ने जो करेज दिखाया है, वो लड़ने को खड़ी है। और आज रूस की इतनी बड़ी महाशक्ति को एक छोटा यूक्रेन टक्कर दे रहा है, क्योंकि वहां की महिलाएं हों, वहां के नागरिक हों, सब लड़ने को बेताब है।
और अपने देश के लिए सब कुर्बानी करने को तैयार है। वहां इस समय देश लड़ रहा है, सिर्फ सेना नहीं लड़ रही है। लेकिन रूस क्या कर रहा है? वो मानवता की हत्या कर रहा है, वो अस्पतालों में मिसाइल फोड़ रहा है, वो नागरिकों के क्षेत्र में फोड़ रहा है, जो युद्ध कानूनों के विपरीत है, जो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के विपरीत है। लेकिन ऐसे वक्त में भी हमारा देश खामोश बैठा है। हम गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि जो विश्व गुरु पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, उस विश्व गुरु को आपने खत्म कर दिया है। तो आपको यह समझना होगा कि आप क्या कर रहे हैं। और सेना में यूक्रेन की महिलाओं की भागीदारी इतनी अहम हो गई है कि आप समझिए, यूक्रेन की सांसद हो, ब्यूटी क्वीन हो, और तमाम सारे वो लोग हों जिनको आप सोचते थे कि सिर्फ ये शरीर दिखा सकते हैं, ये अपने चोचले दिखा सकते हैं, सोखियां दिखा सकते हैं, वो लड़कियां भी लड़ने निकल पड़ी हैं, योद्धा बन के, और लड़ रही हैं और गोलियों का सामना कर रही हैं, डर नहीं रही। वहीं तमाम सारी व्यापारिक संस्थाएं, मैकडॉनल्ड समेत तमाम सारी संस्थाओं ने व्यापार अपना बंद कर दिया है रसिया में। और रसिया धमकी दे रहा है कि हम आपके कर्मचारियों को, अधिकारियों को गिरफ्तार कर लेंगे, हम ये जब्त कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन कोई टस से मस नहीं हो रहा है, डर नहीं रहा है। ये बड़ी चाल। और कई बड़ी संस्थाएं दुनिया की यूक्रेन को मदद कर रही हैं भारत को छोड़कर। वो मददगार में से कुछ संस्थाओं का नाम बता देता हूं। यूनिसेफ है जो मदद कर रहा है, वो मेडिकल कोड उसका पूरा मदद कर रहा है। इसके बाद में जो है दुनिया में जो और है, गूगल ने $15 मिलियन की मदद दी है। पोलैंड ने मदद के लिए 27 टन चिकित्सा चीजें भेजी हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को $600 मिलियन की मदद दी है। फ्रांस ने यूक्रेन को 300 मिलियन यूरो और हथियार दिए हैं। स्वीडन ने 5000 एंटी टैंक मिसाइल दी है। और स्वीडन ने ही 1.35 लाख फील्ड राशन और 5000 हेलमेट और 5000 बॉडी आर्मर भेजे हैं। कनाडा ने यूक्रेन को $50 करोड़ की $50 करोड़ की मदद की है। इसके बाद नीदरलैंड ने यूक्रेन को 200 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें दी हैं। जर्मनी ने यूक्रेन को 1000 एंटी टैंक हथियार और 500 मिसाइल और 9 जो है बड़ी तोपें दी हैं। बेल्जियम, नीदरलैंड, चेक रिपब्लिक, पुर्तगाल, ग्रीस, रोमानिया, इटली, तुर्की, स्विट्जरलैंड भी यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। आईएमएफ की एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने जो है यूक्रेन को $1.4 बिलियन यानी करीब 10,758 करोड़ रुपए की इमरजेंसी फंडिंग को मंजूरी दी है। उसके बाद में इसी तरह वर्ल्ड बैंक ने यूक्रेन को $3 बिलियन यानी करीब 23,000 जो है करोड़ रुपए की मदद की है। इसी तरीके से जो है क्या कहते हैं $350 मिलियन की मदद दी गई है, इमरजेंसी फंडिंग दी गई है। तो इस तरह से लगातार फंडिंग और मदद चल रही है। और जब ये चल रही है, सारे लोग मदद कर रहे हैं, जो है चाहे हथियार से हो, चाहे नागरिकों से हो, चाहे धन से हो, चाहे चिकित्सा के जरिए हो, मदद की चल रही है। एक सपोर्ट देने की चल रही है कि एक राष्ट्र अपनी अस्मिता के लिए, अपनी संप्रभुता के लिए लड़ाई लड़ रहा है। वह भारत देश जो खुद को कहता है हम लोकतंत्र के हैं और लोकतंत्र के पोषक हैं, समर्थक हैं, वही लोकतंत्र को खत्म करने के काम में मददगार बन रहा है। यदि भारत सामने खड़ा होता तो कम से कम एक चारों तरफ से रसिया पर दबाव बनता और उस दबाव का असर होता, बड़ा असर होता। लेकिन आज स्थिति यह है कि भारत, पाकिस्तान, चीन एक होकर के मदद कर रहे हैं रूस की। तो आप समझिए कि इससे ज्यादा मानवता की हत्या और क्या होगी। जब नागरिक क्षेत्रों में मिसाइलें फोड़ी जा रही हो तो इससे बुरा क्या होगा। आप समझिए, आज इसको लेकर के इंटरनेशनल कोर्ट में भी बहस होनी है, फैसला होना है। देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद।